एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्नर और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24/7। पंजाब में केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार बनने पर पंजाब से पर्चा राज खत्म करने का किया वादा। एक लोगों की डिमांड रही है कि अमृतसर को वर्ल्ड आइकन सिटी बनाया जाए। ये बहुत दिनों से डिमांड है। मैंने और भगवंत जी ने भी इस पर काफ़ी चर्चा की और आज जब रिंटू जी ने ज्वाइन किया, वो इसके बारे में पहले से काफ़ी काम करते रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो पंजाब के लोगों के, और बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ हरमिंदर साहब जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो और वीकेंड के ऊपर तो 1.5-2 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये वर्ल्ड आइकन सिटी अमृतसर को बनाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। एक मैं और भगवंत जी जब गांव-गांव में जा रहे हैं पंजाब के अंदर, अभी भगवंत जी ने बताया कि व्यापारियों को डरा रखा है। ना केवल व्यापारियों को, पंजाब के हर आदमी को इन्होंने डरा रखा है। पर्चा राज पूरे पंजाब में है। झूठे पर्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा झूठे पर्चे करते हैं, डराते हैं। मतलब माहौल ऐसा है कि कोई पत्रकार किसी से जाके अगर पूछता है भाई किसको वोट दोगे, लोगों को बताने में डर लग रहा है। कहते जी पर्चा हो जाएगा, हम साइलेंट वोट देंगे। पर्चे, लोग मुंह खोलने में लोगों को डर लग रहा है। झूठे पर्चे व्यापारियों के ऊपर, जनता के ऊपर कियो में। ये जितने पुराने पर्चे इन्होंने कर रखे हैं, झूठे पर्चे जो कर रखे हैं, वो सारे पर्चे कैंसिल किए जाएंगे। जनता के मन से डर निकाला जाएगा। जनता खुशहाल रह के अपना परिवार पाल सकती है, अपना काम धंधा कर सकते हैं। ये पर्चा राज बंद किया जाएगा। व्यापारियों के लिए खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, व्यापारी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एक डर है इस पर्चा राज का, उनके ऊपर भी बहुत झूठे पर्चे हैं, अनाप शनाप पर्चे हैं, एक्सटॉर्शन है। उनसे इतने पैसे दे दो नहीं तो ये कर देंगे, इतने पैसे दे दो नहीं तो आपके ऊपर ये रेड मार देंगे। गुंडा टैक्स, जो टैक्स, पता नहीं किस किस नाम से पूरे पंजाब के अंदर जो है वो फिरौती ली जाती है। इस सब को बंद किया जाएगा। व्यापारियों के मन से डर निकाला जाएगा। आज व्यापारी बहुत डरा हुआ है, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि चिंता मत करो। बस कितने 20 दिन रह गए और 20 दिन, आज 16 हो गई, 20 दिन और 22 दिन और रह गए। 22 दिन और इंतज़ार कर लो डर का। उसके बाद शांति का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा पंजाब के अंदर। ये डर सारा खत्म होगा। लेकिन डर सर, डर 22 दिन में नहीं, डर उनको 4 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। झाड़ू वाला बटन दबा दो, आपका डर खत्म। डर खत्म, झाड़ू वाला बटन दबाते ही डर खत्म। मशहूर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में हुई मौत, जानते हैं पूरी घटना। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मंगलवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ उनके साथ मंगेतर रीना राय भी थीं। रीना राय को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो खतरे से बाहर हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब दीप सिद्धू अपनी मंगेतर के साथ स्कॉर्पियो से दिल्ली से पंजाब जा रहे थे। कुंडली थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह हादसा रात करीब 9:30 बजे हुआ। दीप सिद्धू अपनी कार खुद चला रहे थे और KMP एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली से भटिंडा जा रहे थे। इसी दौरान खरखौदा के पास उनकी स्कॉर्पियो कार एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिर दीप सिद्धू, उनकी मंगेतर को गाड़ी से निकालकर तुरंत ही खरखेदा HC भर्ती कराया गया, जहां दीप सिद्धू को मृत घोषित कर दिया गया। बता दें, जिस ट्रक से दीप की गाड़ी की टक्कर हुई उसका ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। बता दें कि दीप सिद्धू का जन्म पंजाब के मुक्तेश्वर जिले में हुआ था। उनके करियर की शुरुआत मॉडलिंग से हुई थी। दीप सिद्धू ने लॉ की पढ़ाई की थी। बता दें, पंजाब चुनाव में दीप सिद्धू अमरगढ़ से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरजीत सिंह मान का भी प्रचार कर रहे थे।
वर्चुअल रैली में प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य का विकास सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मणिपुर में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मणिपुर की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से 2-3 बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। साथ ही प्रियंका गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो आपकी आवाज नहीं सुन रहे हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पूरा ध्यान देंगे। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य का विकास चाहती है। You have heard so many times, I'm sure, many politicians coming even from Delhi and all saying what a jewel Manipur is for the country. Well, it's a jewel for the exact reasons that you stated. It's undiscovered. There's so many beautiful things to explore. And we in the Congress party really believe that there has to be an emphasis on tourism so that it's properly developed and it also enables jobs. See, one of the problems that you're facing in Manipur, huge problem is unemployment. And it's because of that problem also that people are going out to seek employment, because you're not getting enough employment, enough jobs in Manipur itself. So tourism can be a great source of jobs. And here again, because our policies have always been and are more directed towards helping small and medium businesses to grow, here small, medium businesses, small hotels, small restaurants, small travel agencies, small tourist travel opportunities, etc. Those have to be strengthened, because if you see the policies of the BJP government at the center, the policy is generally to benefit 2 or 3 big industrialists who are their friends, who are making the most money in the country, who are making thousands of crores a day, whereas the people who are the middle class and the poor are completely left on their own without any help and support. And the only way that we can actually increase jobs is by strengthening small and medium business, which means that tourism plays a big role when it comes to a state like Manipur. Because here, by strengthening small and medium businesses, even the handicrafts that come out of your traditional crafts, tourism, all these things, once they are strengthened, we will be able to create jobs and create good employment opportunities in Manipur itself. Thank you, ma'am. Thank you I hope very I much. answered. I hope I answered your questions there. योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जनसभा के दौरान सपा सरकार पर जमकर बरसे, बोले अखिलेश सरकार ने गरीबों के साथ किया धोखा। समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल में उत्तर प्रदेश में केवल 18,000 गरीबों के लिए मकान स्वीकृत की थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्ष में 43,50,000 से अधिक गरीबों के लिए एक मकान दिया है। 43,50,000। और अगर मैं आपके फिरोजाबाद की बात करूं तो भाइयों बहनों, फिरोजाबाद जनपद में 54,000 गरीबों को एक मकान मिला है। 54,000 गरीबों को। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वृद्धजनों का पेंशन, विधवा महिलाओं का पेंशन, दिव्यांग जनों का पेंशन उन्होंने रोक दिया था। और हम लोग वर्तमान में प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, दिव्यांग जनों को और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए हर वर्ष पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और अगर मैं फिरोजाबाद जनपद की ही बात करूं तो दिव्यांग जनों में 14,415, विधवा महिलाओं में 38,873 और वृद्धजनों में 57,154 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन अकेले हम लोग फिरोजाबाद जनपद में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पर हमले से गुस्सा हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण पर हैं। यही कारण है कि सभी बड़े नेताओं ने तीसरे चरण की सीटों की तरफ अपनी निगाहें कर ली हैं। मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल पर हमले के बाद डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। आज चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं कबरई से अतीकुल्लापुर होते हुए करहल मेरा आने का कार्यक्रम था, चेयरमैन जो संजीव यादव जी इन्होंने किसी के यहाँ चाय पे लगाया हुआ था, कार्यक्रम तो आ रहा था, तो ये करबन और अतीकुल्लापुर के बीच में अचानक खेतों में से लोग निकल कर के आए और उनमें से वो अखिलेश अचानक हमला हुआ। शुरू में हमें लगा हमारे लोग भी ऐसे ही निकल के आ रहे हैं, आजकल इतना समर्थन मिल रहा है, तो अखिलेश भैया जिंदाबाद करते हुए वो एकदम अटैक के मुँह और लाठी डंडे सरिये और अवैध असला उनके हाथों में दिख रहे थे। लेकिन एक आदमी ने कहा कि मैं उमाकांत यादव, मैं बार बार गाँव बोलता हूँ, नगला बदा का रहने वाला हूँ और तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है जिसने सांसद बनाया था। और फिर उसने कहा बीटू आज बचने ना पाए मंत्री और आज ही इसका चुनाव कराए दे रहे हैं और हमला कर दिया। अचानक हमारी चूँकि आगे और पीछे वाली गाड़ी में सिक्योरिटी चलती है, जब वो उतरे तो वो फिर भागे और भागते हुए उन्होंने एक फायर किया जो संजय शर्मा की गाड़ी उस समय सामने थी, उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, वो बाल बाल बच गए। केशव मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा अखिलेश यादव जी चुनाव में हार के डर से अपने पालतू गुंडों के द्वारा भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और भाजपा नेताओं पर हमला करवाते हैं। उन्होंने आगे कहा आपने हमला नहीं अपनी हार सुनिश्चित की है। क्या यही नई सपा है जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे उस पर हमला करवाओ? प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी ने पंजाब की जनता को संबोधित करते हुए भाजपा और आम आदमी पार्टी पर किया बड़ा हमला। नोटबंदी के समय मैंने कहा जबरदस्त नुकसान होगा। किसका होगा? छोटे दुकानदारों का होगा, किसानों का होगा, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का होगा। मैंने कहा नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान में रोजगार नहीं पैदा हो पाएगा। फिर बीजेपी के लोगों ने कहा राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। नोटबंदी का नतीजा आपने देखा। आप लाइन में खड़े थे, लाइन में आपने कोई अरबपति को खड़ा देखा? आपके सामने कोई अरबपति खड़ा था लाइन में? ना, क्यों नहीं? क्या उनके पास 500 रुपए 1000 रुपए के नोट नहीं थे? क्या सिर्फ हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास 500 रुपए 1000 रुपए का नोट है? आपके गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला सोच समझ के बात करो और मुंह से सच्चाई निकलनी चाहिए। सोच समझ के बात करो और सच बोलो। और मैं आज आपको बता रहा हूं, यह बात आप अच्छी तरह सुन लीजिए। ड्रग्स के बारे में बोला, सही था। कोरोना के बारे में बोला, सही था। नोटबंदी के बारे में बोला, सही था। अब बात सुनिए और याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। पंजाब के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति, पंजाब में भाईचारा, पंजाब में स्टेबिलिटी, पंजाब में सिक्योरिटी। इससे जरूरी चीज इस प्रदेश में नहीं है। जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, मोहल्ला क्लिनिक कहां गई? दिल्ली में लाशों के ढेर पड़ गए। शमशान घाट ओवर टाइम, रात दिन चल रही थी। और यहां आपसे आगे कहते भैया मोहल्ला क्लिनिक हमने खोल दी। मैंने आपको ड्रग्स की बात कही। कोरोना के समय
पार्लियामेंट के सामने मैंने कहा, हिंदुस्तान को कोरोना से जबरदस्त नुकसान होने वाला है, लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोग मरेंगे। एक बार नहीं कहा मैंने, अनेक बार मैंने कहा, पार्लियामेंट के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया को, भाषणों में, कोई नहीं सुना। उस समय आम आदमी पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग मजाक उड़ा रहे थे। राहुल गांधी लोगों को गुमराह रहा है, डर फैला रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोरोना आ रहा है, थाली बजाओ, थाली बजाओ, और पूरी की पूरी मीडिया थाली बजवा रही है। और जब मैं कह रहा हूं कि नुकसान होने वाला है, कह रहे हैं देखो राहुल गांधी को कोई समझ नहीं। नतीजा आपने देख लिया। गुरु रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली के रविदास मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के करोल बाग स्थित रविदास मंदिर पहुंचे। रविदास मंदिर में पीएम मोदी ने दर्शन के बाद वहां मौजूद महिलाओं संग कीर्तन में हिस्सा लिया और मंजीरा भी बजाया। पीएम मोदी ने मंगलवार को ही बताया था कि वह आज दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचेंगे। इससे पहले सुबह पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने वहां स्थित रविदास मंदिर में पूजा की थी। इसके अलावा आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी स्थित संत रविदास मंदिर जाएंगे। रविदास मंदिर में पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं के साथ भजन में हिस्सा लिया। वहीं मोदी ने मंजीरा भी बजाया। मोदी ने खुद वीडियो ट्वीट कर इन पलों को बेहद खास बताया है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक से बाहर भी तेज हो रहा है बवाल। आगरा में ताजमहल के बाहर भारी हंगामा। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के बाहर भी बवाल तेज होता जा रहा है। एक तरफ आगरा में ताजमहल के बाहर भारी हंगामा हुआ, वहीं मध्य प्रदेश में भी नारेबाजी हुई, जिसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर मंगलवार को भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। आज बुधवार को भी कोर्ट में दलीलें सुनाई जाएंगी। वहीं पूरे विवाद के बीच आगरा से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वीएचपी से जुड़े लोग ताजमहल के भीतर भगवा पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं। हालांकि पुलिस ने उनको रोक दिया। दुर्गा वाहिनी की क्षेत्रीय संयोजिका रीना शर्मा, जो प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल थीं, उन्होंने कहा कि हिजाब के समर्थन वाले लोग कल बोलेंगे नमाज स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन देश में ऐसा नहीं चलेगा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि जब हिजाब पहनकर स्कूल जा सकते हैं तो भगवा पहनकर ताजमहल क्यों नहीं आ सकते। पंजाब में जनसभाओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने पंजाब चुनाव को विकास चाहने वाले के और विनाश की योजनाएं बनाने वालों के बीच का चुनाव बताया। जितनी पार्टियां हैं, या तो परिवार की पार्टी है, या वो अपने छोटे दायरे में काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी है, देश की पार्टी नहीं है और राष्ट्रीय मुद्दों को समझ करके काम करने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए यह और भी दिक्कत की बात और खतरनाक बात होती है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, इसमें बॉर्डर स्टेट है, 600 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान से लगता है और पाकिस्तान की निगाहें हमारे ऊपर अच्छी नहीं है। ऐसे में सुरक्षित पंजाब, सुरक्षित भारत अगर है तो उसका एकमात्र रास्ता है राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इसको हमको याद रखना है। अगर मैं पंजाब की तस्वीर की बात करूं, इसको मुसीबत में किसने डाला? इसको मुसीबत में डाला क्षेत्रीय पार्टी, पारिवारिक पार्टी और वो पार्टियां जो अपने परिवार के नीति से बाहर देख नहीं सकती, वो पार्टियां जो राष्ट्रीय विषयों के बारे में समझौता करती हैं। और इसीलिए और भी जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया जाए।
पंजाब ड्रग से माफिया से त्रस्त है कि नहीं है? ड्रग माफिया से त्रस्त है कि नहीं है? आप खनन माफिया से त्रस्त हैं कि नहीं है? आप बताइए, ये ट्रांसपोर्ट माफिया से आप त्रस्त हैं कि नहीं है? आप रेत माफिया से त्रस्त हैं कि नहीं है? ये ड्रग माफिया, ये खनन माफिया, ये रेत माफिया, ये कैसे चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है कि जो लोग हुक्मरान हैं आज और जो साथ थे, ये सब कहीं ना कहीं इन चीजों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जो जीरो टॉलरेंस रखती है ड्रग के प्रति, माफिया के प्रति। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरन चंद जी को जिताइए, पंजाब को हम माफिया फ्री करेंगे, ड्रग से मुक्त करेंगे, रोजगार से युक्त करेंगे, खनन माफिया से मुक्त कराएंगे, ये जो ट्रांसपोर्ट माफिया इससे मुक्त कराएंगे, और जितने भी किस्म के माफिया हैं उससे मुक्त कराएंगे। और आतंकवादी विचारों को पनपाने वाले और उनको आशीर्वाद देने वाले, उनसे भी आपको मुक्ति दिलाएंगे, जीरो टॉलरेंस रखेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि परिवार की पार्टी इस काम को कर सकती है? परिवार की पार्टी कर सकती है क्या? क्या क्षेत्रीय दल ये काम कर सकता है क्या? जिसकी सोच छोटी होगी वो भारत को और पंजाब को कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में ले आएगा। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये पूरन चंद जी का चुनाव नहीं है, ये पंजाब के विकास का और दूसरी तरफ जो विनाश की योजना बनाते हैं उनके बीच का चुनाव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पंजाब में विकास का चुनाव करेंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,615 नए मामले आए सामने, 514 लोगों की हुई मौत। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,615 नए मामले सामने आए। जानकारी के अनुसार 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 514 लोगों की मौत हुई। वहीं 82,988 लोग कोरोना से ठीक हुए। वहीं सोमवार को देश में कोरोना के 34,113 नए मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले मंगलवार को देश में कोरोना के 27,409 नए मामले सामने आए थे। इस दौरान 82,817 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 340 लोगों की मौत हो गई। बता दें, तीसरी लहर में कोरोना के मौतों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इस समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।